हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। इसके पहले हम लोगों ने गॉस लॉ के दो एप्लीकेशन देख चुके हैं। पहला एप्लीकेशन था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लीनियर चार्ज कंडक्टर और वायर, और दूसरा हमारा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफिनाइट प्लेन शीट। दोनों का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना किसके थ्रू, तो हॉलो स्फीयर के थ्रू। हॉलो स्फीयर के वजह से हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। एक हमारा होगा टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर और स्फेरिकल सेल। एक ही चीज हुआ, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। और एक दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। Sorry, this is conducting spherical cell. फाइन, ये हमको पढ़ना है एग्जाम्स के लिए, ये एग्जाम्स के लिए नहीं आने वाला है, ठीक है। फिर भी हम उसको देख लेंगे क्या है, ठीक है। तो आज का हम तक अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। किससे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, तो किसका? तो हॉलो स्फेरिकल सेल का। रिमेंबर, तो हॉलो स्फेरिकल सेल कैसा है? तो कंडक्टिंग हमारा है, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक हुआ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, ठीक है। तो हमको स्फेरिकल सेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्फेरिकल सेल ले लेते हैं। स्फेयर है, कंडक्टिंग है ना। अब जो चार्ज है, ये चार्ज सेल है, तो यहाँ पे हमारा चार्ज आके स्टेब्लिश हो गया। ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होने वाला है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो कहाँ फाइंड करना चाहते हैं? तो हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है समवेयर इनसाइड द स्फेरिकल सेल, लेट अस दिस इज द पॉइंट P, और हमको इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये पॉइंट क्या है? तो इसके अंदर है, ये सेंटर हुआ, तो स्फेरिकल सेल के अंदर एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं स्मॉल r। ये पहला केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमको स्फेयर पे, स्फेरिकल सेल पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो, ठीक है। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना हो कहाँ? तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। पहले केस में क्या है? इन फर्स्ट केस r is less than r, that is the radius of spherical cell. In second case we have r is equal to r, and in the third case we have r which is greater than r, ठीक है। तो ये हमको तीन पॉइंट्स लेके चलने हैं, और तीनों पॉइंट्स पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लोग पहला केस लेके चलते हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट्स लिख भी लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो ये रहा हमारा स्फेरिकल सेल, ये हम उस पर प्लस Q चार्ज दे देते हैं। अब ये चार्ज कहाँ पे जाके स्प्रेड होगा? तो इसके आउटर सरफेस पे, ठीक है।
the charge is going to spread on the outer surface of the spherical shell. Now if the radius of the spherical shell is r and surface charge density, let us consider supposed to be sigma, then can I write if the total charge q is placed on the spherical shell, the surface charge density will be q by 4 pi r square. भाई surface charge density क्या होता है? तो surface charge density में होता है चार्ज पर यूनिट एरिया. एरिया कितना है? 4 pi r स्क्वायर, क्योंकि स्फीयर का एरिया क्या होता है? तो 4 pi r स्क्वायर होता है. तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? तो सिग्मा लिख सकते हैं q by 4 pi r स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा सिग्मा का वैल्यू हो गया. नाउ अब हमको क्या करना है? तो हमको ये हमको गिवन मतलब लेके चलेंगे. हमको एक कोई पॉइंट ले लेना है और ये पॉइंट किधर होना चाहिए? जिस कंसीडर दिस पॉइंट इज हियर. ये पॉइंट P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है और ये पॉइंट P कितना दूर है? तो इससे r डिस्टेंस अवे है. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकाला था. हम लोग क्या करते हैं कि उस पॉइंट के लिए हम लोग एक r रेडियस का हम लोग एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं. ठीक है, अब हमको उस पॉइंट को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है, सो यूजिंग गॉस थ्योरम, भाई गॉस थ्योरम क्या था? तो गॉस थ्योरम था सरफेस इंटीग्रल टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds which is equal to total charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. So it can be written as E dot ds is equal to total charge enclosed divided by epsilon naught. Now E को E लिख सकते हैं. E और ds के बीच का एंगल कितना होगा? Now if we consider the electric field intensity is outward, इससे हमें क्या होता है? इधर इनवर्ड, इधर इस साइड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, नाउ अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते हैं प्लस चार्ज से तो हमें आउटवर्ड रहता है. ठीक है, तो हम लोग ये अगर हम छोटा सा इसमें सरफेस कंसीडर करते हैं, लेट अस कंसीडर दिस इज अ स्मॉल सरफेस ds, तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा? अगर इस सरफेस को देखते हैं तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा. तो E और ds के बीच का एंगल कितना होगा? तो E और ds के बीच एंगल होगा हमारा 0 डिग्री. तो इसको लिखते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. टोटल चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस? ये सरफेस गॉसियन सरफेस चार्ज कितना इनक्लोज कर रहा है? ये चार्ज कितना इनक्लोज कर सकते हैं? जीरो, कोई चार्ज इनक्लोज नहीं कर रहा. चार्ज तो यहाँ आउटर सरफेस पे है ना, इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज नहीं है. टोटल E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q इनक्लोज. कितना चार्ज इनक्लोज हुआ? तो कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हुआ बाई एप्सिलॉन नॉट. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फेरिकल सेल इज कम्स आउट टू बी 0. क्लियर है? अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं रहता है. अब क्यों नहीं रहता है? इस पे क्वेश्चन. यहाँ पर तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं कि अंदर की तरफ है. भाई अगर हम यहाँ पे एक और चार्ज देते तो इससे किधर होगा? बाहर की तरफ होगा. एक अंदर एक बाहर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? अंदर 0. तो किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने वाला है? तो 0 होने वाला है. और ये याद रखना है, इसके कई एप्लीकेशंस भी आते हैं. हम लोग बचपन में पढ़ते थे. ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर इज ए गुड प्लेस इलेक्ट्रिसिटी से बचने के लिए. उस पर कहीं भी लाइटनिंग नहीं होता था. क्यों नहीं होता था? हम लोग पढ़ते थे कहीं तो उसके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है? तो दिस इज हाउ वी कंसीडर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा नहीं होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0. ठीक है, बट क्या होना चाहिए? ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, तो ओपन सरफेस के लिए नहीं. ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टॉपिक. सेकंड क्या था? सेकंड पॉइंट निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल. तो सरफेस पे निकाल लेते हैं भाई. सरफेस पे निकाल लेते हैं. अब सरफेस पे निकालना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम चार्ज दे देते हैं.
हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, तो हम लोग स्फेरिकल से ले लेते हैं। चार्ज कितना है, तो प्लस, रेडियस कितना है भाई, आर। अब ये हमारा जो पॉइंट है वो इसी सरफेस पे ही है, तो क्या करते हैं भाई, तो इसके लिए एक छोटा सा सरफेस हम लोग कंसिडर करते हैं, कितना, तो डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, तो बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर किधर रहेगा, तो बाहर की तरफ। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0 ना। लेट्स स्टार्ट, प्रोसेस करते हैं ना, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या था, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ ई डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रल कर लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज कैसे निकालें, तो चार्ज यहाँ पर हम देखते थे सिग्मा इक्वल टू क्या था, क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो देख लेते हैं, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई को ई लिए ds का अगर इंटीग्रेट करते हैं, ds इस पूरे सरफेस को हम लोग जोड़ देते हैं, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, या यू आर एट 4 पाई आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा उसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये हमारा ई कितना आ गया, ई इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है अगर हम समझ जाएं। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और समझ गए तो बहुत ही सिंपल रहेगा, बट समझने का देर है, समझ गए तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, एकदम सिंपल। ठीक है, अब भाई आप लोग कह रहे होंगे कि हाँ सब टीचर यही कहता है कि सारा टॉपिक इजी होता है, तो टॉपिक इजी नहीं होता, समझने पे इजी लगता है। समझने के बस देर है, समझ जाओगे एकदम मक्खन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम स्मूथली पार हो जाएगा, पार नहीं हो जाएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट क्या था भाई, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेल, और ये रहा हमारा पॉइंट जहाँ हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना था। ये रहा हमारा रेडियस आर, और ये लिए हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यहाँ पे निकालना है, पॉइंट पी ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस पूरा ले लेते हैं हम लोग, ये पूरा डिस्टेंस को ले लेते हैं हम लोग, ये आर। अब भाई यहाँ पे निकालना है, तो क्या करते हैं, पूरे सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करते हैं। हमने इस पूरे सरफेस को गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया। ठीक है, ना वो क्या करना है, सिंपली हमको यूज करना है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम यूज करते हैं हम, यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम क्या था, ये था फाई इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा, ई को ई लिख लेते हैं, डी एस को डी एस लिख लेते हैं। भाई दोनों के बीच एंगल 0 है, अगर हम इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये हमारा छोटा सा एरिया हो गया डी एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ, तो एरिया वेक्टर किधर है, तो बाहर की तरफ। दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0। ई डॉट डी एस हो गया,
टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हो रहा है, तो चार्ज अभी भी उतना ही इंक्लोज होगा, कितना, तो सिग्मा इंटू 4πr²। देखिए ये हमारा टोटल सब चार्ज, इतना चार्ज इसी पर भी है, टोटल चार्ज कितना है, तो पिछले केस में देख चुके थे, सिग्मा इंटू 4। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हमारा सिग्मा है, ये चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो टोटल एरिया कितना है, तो 4πr²। टोटल चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा इंटू 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब लिख लेते हैं ई को ई, ds की वैल्यू क्या रहता है, ds की वैल्यू 4πr² इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr² बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ रिमेंबर, फोर पाई आर स्क्वायर क्यों गया, जब हम ds को हम ऐड करते जाते हैं तो हमको पूरा एरिया मिलने वाला है, ये पूरा एरिया, ये छोटा सा एरिया नहीं मिलेगा। तो इसका रेडियस क्या था, तो इसका रेडियस आर माने हैं, तो ये क्या है ds के इंटीग्रेशन, तो 4πr²। ठीक, ना 4π कैंसिल करते हैं, e इक्वल टू क्या हो गया, e इक्वल टू हो गया सिग्मा इंटू r² अपॉन एप्सिलॉन इंटू r²। ठीक है, that is electric field intensity outside the spherical cell। इसका एक और फॉर्म हो सकता था, अगर हम सिग्मा के टर्म में इस पूरे को ना लें और सिंपली टोटल चार्ज को हम Q मान लें, तो इस केस में हमारा क्या हो जाता, इसको हम लिखते थे E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और E ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और E ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 4πr² इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज हम कंसीडर करेंगे Q है, E इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये क्या आ गया हमको, तो हम ये जो चार्ज जो इसके पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, इस चार्ज को हम लोग मान लेते हैं कि ये टोटल चार्ज यहाँ पे है पॉइंट चार्ज, और ये हमको पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता है Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r², ये था ना। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम कोई चार्ज को स्फेरिकल फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इवनली इन केस ऑफ कंडक्टर, तो पूरा का पूरा स्फीयर किस तरह से एक्ट कर रहा है, तो पूरा पूरा स्फीयर इस तरह से एक्ट कर रहा है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे आ गया है, और इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है r, क्योंकि हमारा फॉर्मूला तो वही आ रहा है Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो चार्ज स्फेरिकल सेल एक्ट्स एज अ पॉइंट चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ पे है, तो उसके सेंटर पे स्टेब्लिश हो गया, इस तरह से एक्ट करता है, ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो या तो हम ये भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला हमारा सही है, ये भी फॉर्मूला हमारा सही है, दोनों हमारा चलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन आता है इसके बाद हमारे पास कि हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना है, तो किसके बीच, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच। तो देखते हैं क्या ग्राफ होगा। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले आए थे, सबसे ध्यान देंगे इस स्फीयर के केस में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दैट वाज इक्वल टू 0 एट द सरफेस it was equal to sigma by epsilon naught, and outside the surface that was equal to Q by 4π epsilon naught r², this is equal to sigma r² upon epsilon naught r²। ये तो r कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो पहले केस में कह सकते हैं तो 0 है सिंपली, ये भी क्या है, तो वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे देखते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्फेरिकल सेल की वजह से किस तरह से चेंज कर रहा है, ये तीन फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं। तो अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड
और आर के बीच का ग्राफ ड्रॉ करने को बोल दिया जाए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन्स जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रिमेन्स जीरो अप टू अ गिवन पॉइंट, एंड जैसे ही उस पॉइंट को रीच करते हैं अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कुछ वैल्यू मिल जाता है। आर से पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, जैसे ही हम लोग आर पे पहुंचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया हमको, और जैसे ही उसके आगे आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इन्वर्सली आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल चलते जाता है, 1/r स्क्वायर। अगेन ये हमारा, तो ये क्या हो गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कब, जब आर के वैल्यू लेस देन आर है। ये कब है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब है, जब आर इक्वल टू आर है, और ये कब है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड आर ग्रेटर देन। तो ये तीनों केस में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको नोट कर लेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि गॉस लॉ के क्या क्या एप्लीकेशन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे, कैसे हम लोगों ने इसको डिराइव किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे एप्लीकेशन के। इसका दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन था स्फीयर का, वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये एग्जाम्स में नहीं आता है जनरली, क्योंकि आई थिंक सिलेबस से बाहर है, आई थिंक नहीं बाहर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो हम ध्यान देंगे चार्ज है बट नॉन कंडक्टिंग है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो भी चार्जेज होंगे वो चार्जेज इसके अंदर भी होंगे, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर है यानी इसके अंदर भी चार्जेज होंगे। पिछली बार चार्जेज बस सरफेस पे थे, अब चार्जेज सरफेस पे ना होकर इसको पूरे वॉल्यूम में होंगे, अंदर भी होंगे बाहर भी होंगे, पूरे सरफेस पे अंदर भी हर जगह पे चार्जेज होंगे। नॉन कंडक्टिंग है तो चार्जेज बाहर की तरफ नहीं फ्लो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा 3 केस होगा। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर, तो ये हम लोग लेते हैं स्फीयर और इसके रेडियस लेते हैं आर। और अभी क्या करना है, तो हमको आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, और चार्ज जो है क्यू चार्ज है पूरे सरफेस पूरे वॉल्यूम में सिचुएटेड है। सरफेस पे भी है, अंदर भी है, हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज पूरे जगह पे है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसको डिनोट करते हैं रो से, एंड रो इक्वल टू चार्ज। अगर क्यू टोटल चार्ज है और इस टोटल चार्ज कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम में, तो रो इक्वल टू क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो गॉस थ्योरम यूज करते हैं। तो गॉस थ्योरम क्या था, E डॉट डी एस इक्वल टोटल चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन। बट अगर टोटल चार्ज Q है तो इसके अंदर Q चार्ज नहीं होना है। टोटल चार्ज Q तो पूरे सरफेस को मिलाकर है ना, पूरे वॉल्यूम को मिलाकर है। तो हम लोग इसके अंदर का चार्ज कैसे निकालें, तो Q डैश इक्वल टू क्या करेंगे, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पहले हम लोग निकाल लेते हैं। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, ये हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम कितना है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर ये है तो इसका वॉल्यूम कितना है, तो इसका वॉल्यूम हमारा है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 कैंसिल्ड,
पाई पाई कैंसिल, तो टोटल चार्ज कितना इंक्लोज हुआ, तो क्यू डैश इक्वल टू हो गया क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब ये अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ई का वैल्यू हो गया ई डी एस, इसका डी एस इन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इंक्लोज हो गया क्यू इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर स्क्वायर आर हो गया, तो ई इक्वल टू क्या हो गया, तो ई इक्वल टू हो गया क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम लोग अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो ये हमारा अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ई इन इक्वल टू क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यहाँ पे आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, 4 पाई क्यू सब कांस्टेंट, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, तो अंदर के जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, तो आर के, ठीक है। दूसरा केस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, ठीक है। स्फीयर के सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। नाउ चार्ज तो हर जगह शेप है, आर ये यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो इसका आर का वैल्यू आर ही हो जाएगा। यहाँ पे सीधे हम गॉस थ्योरम यूज कर लेते हैं, सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अगर हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा ई इक्वल टू सॉरी ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई डी एस, तो डी एस हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई के वैल्यू क्या हो गया, ई इक्वल टू हो गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सरफेस पे डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ द थर्ड केस that we have to find the electric field intensity outside the sphere. स्फीयर के बाहर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। टोटल चार्ज कहाँ है, तो स्फीयर पे है, और हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा है स्मॉल आर, ठीक, पॉइंट पे लेते हैं एम के इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, और 3 म्यूजिक कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ई डॉट डी एस इक्वल टू टोटल चार्ज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर टोटल चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज तो क्यू ही है, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर ये एरिया रहेगा हमारा, ठीक है। इसी को टोटल चार्ज कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया अगेन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into r square. Now again in this case the sphere is acting such that the whole the charge is concentrated at the surface of the center of the sphere.
ये सेम हमारे स्फेरिकल सेल में हो रहा था। तो अगर हमारे पास स्फेयर है, अगर हमारे पास स्फेरिकल सेल है, द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द स्फेयर और ऑल ओवर द स्फेरिकल सेल, तो वी कैन assume that the sphere is a point charge and the charge is situated at the center of the spherical cell or the sphere. That is very important point for the examination point of view और many competitive examination point of view. ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान देना है. Now, what if I have to draw the graph? I have to draw the graph of electric field intensity versus distance r. Now, 3 पॉइंट्स थे हमारे पास. एक इनसाइड का फॉर्मूला हमारा आया था, आई थिंक क्यू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यू. सरफेस का आया था ए इक्वल टू क्यू बाई 4/एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और आउटसाइड का आ रहा था क्यू बाई 4/एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर. Now, here what I can say that it is proportional to electric field proportional to r. It is constant value. ये सब कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है, इनसाइड में क्या है, तो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. ठीक है, सॉरी आउटसाइड में. सो ये ग्राफ कुछ स्टेप्स पे होगा. सो जब तक r इज लेस देन r है तब तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. एट r इक्वल टू r एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, एंड आफ्टरवर्ड ये 1/r स्क्वायर, जहाँ पर r ग्रेटर देन r है, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ग्राफ रहता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द गॉस लॉ. एंड यहाँ पे हमारे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस खत्म होते हैं, बट न्यूमेरिकल्स खत्म नहीं होते हैं. न्यूमेरिकल्स हैं, but we will solve the numericals based on the Gauss law and so many things, and some competitive examination based questions also in another class. थ्योरी के लिए बस ये था हमारा. ठीक है, तो गॉस लॉ हमारे यहाँ पर समाप्त होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे. आज की क्लास के लिए बस इतना.